अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कोरोना कभी गया ही नहीं था। आप उसको पहली लहर के, दूसरी के, तीसरी के, अब चौथी की बात हो रही है। लेकिन जाहिर है कि जब पेंडेमिक फैलता है तो वो अपने उसके उतार चढ़ाव होता रहता है, और अब एक मरतबा फिर ये वबा जो है ये ऊपर की तरफ इसका फैलाव जो है वो जा रहा है। और जाहिर है NCOC के जो सरबराह हैं असद उमर साहब, वो ये बात कह रहे हैं कि कोरोना की जो भारतीय किस्म है वो मुल्क में तबाही का बायस बन रही है, और वो इंतबाह कर रहे हैं कि एहतियात करें और वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि अपनी और दूसरों की ज़िंदगियां जो हैं वो ख़तरे में न डालें। मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान वो ये फरमा रहे हैं कि कोरोना की चौथी लहर आ चुकी है, और जाहिर है कि अब इसके आने के नतीजे में जो हालात हैं वो दिगरगूं हो रहे हैं। मुस्बत केसेस की जो आज की रिपोर्ट थी, सबसे ज़्यादा शरह जो है वो गिलगित में रही, 23% थी। फिर स्कर्दू मुजफ्फराबाद में 21% रही, कराची में ये 19% थी, रावलपिंडी में 12, पेशावर और जेलम में 9% रही। पाकिस्तान का जो कुल मजमूई जो कोरोना की शरह है वो 5.2% रही। ये तकरीबन 1% तक चली गई थी, लेकिन उसके बाद एक मरतबा फिर ये राइज़ जो है वो होना शुरू हुआ है, और जाहिर है कि इसके नतीजे में 47 अफराद जो हैं वो पिछले 24 घंटों में अपनी ज़िंदगी की बाजी जो है वो हार गए हैं। अब जो असल चीज़ है इसमें वो भारतीय डेल्टा वेरिएंट है, और जाहिर है कि कराची में जो इंस्टीट्यूट है कराची यूनिवर्सिटी का, उन्होंने जो चेक किया है उसके नतीजे में 40 ऐसे लोग हैं जिनके अंदर भारत का ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये निकला है। अब इसको उतने रेगुलर तरीके से आप चेक भी नहीं कर सकते हैं। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन अब उस मराहिल में दाखिल हो रही है जहाँ हुकूमत को भी इक़दामात उठाने हैं। ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट ने उठा ली हैं, बंदिशें जो हैं वो लगा दी हैं। अब दिखाई ये दे रहा है कि मुल्क के दीगर हिस्सों के अंदर भी ये मामलात जो हैं ये उस तरफ जाएंगे जहाँ पे ये बंदिश जो है वो लगाई जाएगी। ये हालात जो हैं ये काबू में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? जो वैक्सीनेशन का अमल है, वैक्सीन आती है, जिनको पहली डोज़ लगी है वो दूसरी डोज़ के लिए धक्के खाते फिर रहे हैं, और अगर दूसरी डोज़ जो है वो नहीं लगती है तो उसका टाइम फ्रेम जो है वो अगर एक्सपायर होता है तो क्या फिर पहली डोज़ दोबारा लगवानी पड़ेगी? ये और बहुत से इस तरह के सवालात हैं जिन पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, माहिर इमराज़ खून है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, सरबराह हैं इंडस हॉस्पिटल के, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीदुन साहब, फिजियोलॉजिस्ट हैं, और उनसे ये जो भारतीय डेल्टा है इसकी भी तौजीहात जानने की जो है वो कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, क्या मसला क्या हुआ है? ये जो टूरिज़म बहाल हुआ है वो बुनियाद बनी है, जो वैक्सीनेशन की सप्लाई में रुकावट आ रही है, बैरियर्स आ रहे हैं, वो वजह बनी है? क्या मसला क्या है कि ये एक मरतबा फिर कोरोना जो है उसका फैलाव बढ़ोतरी की तरफ चला गया? अलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये वही सवाल है जो हर आदमी एक दूसरे से पूछ रहा है। मैं आपके सवाल का जवाब मैं एक मिसाल के ज़रिए देता हूँ। यूके, ग्रेट ब्रिटेन, वहाँ पर उनके यहाँ जो वैक्सीनेशन की शरह है हमसे कहीं ज़्यादा है, और कमो बेश आधी से ज़्यादा आबादी को उनके यहाँ पहली या दूसरी डोज लग चुकी है, और वो मुकम्मल तौर पे वो काबू पा चुके थे बगौर उनके आज से तकरीबन 1.5 महीने 2 महीने पहले। और 19 जुलाई से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो पूरा मुल्क में सारी की सारी जो बंदिशें हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, सिवाय चंद छोटी मोटी बंदिशों की। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे रोज़ाना 30,000, 32,000, 27,000 नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं, और अस्पतालों में दोबारा से रश आना शुरू हो गया है। देखिए, हम इस वक्त पूरे दुनिया में ये जो पेंडेमिक है ये फैली हुई है, और जब तक ये ऐसा नहीं होगा कि किसी एक मुल्क पे काबू में आ जाए और बाकी दुनिया में वो फैलती चली जाए। ये कम ज़्यादा होती चली जाएगी। तकरीबन 1.5 साल हो गया है इसको, और मज़ीद साल और 1.5 साल का अर्सा और लगने का की तवक्को है कि इतना टाइम लगाता है पेंडेमिक। दूसरा ये कि क्योंकि ये RNA वायरस है
तो आरएनए वायरस अपनी शक्ल बदलता चला जाएगा। अभी हम डेल्टा वेरिएंट को रो रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं कि ये भारतीय वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, और अभी लैम्डा, जितने भी ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं ना, उनमें से बहुत सारे अल्फ़ाबेट जो है अभी हमें सुनने को मिलेंगे अगले 6 महीने से लेकर 12 महीने के दरमियान कि अब ये वाला वेरिएंट आ गया, अभी दूसरा वाला वेरिएंट आ गया। जो एक और अहम चीज़ समझने की है, वैक्सीन जिन लोगों को लग गई है उनमें से कितनों में वाक़यातन क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हुई है और कितने लोगों में बूस्टर लगाने के बाद ऐसा होगा, यानी तीसरी डोज लगाने के बाद ऐसा होगा। ये अभी वो सवालात हैं जिनके जवाब किसी को नहीं पता। तो अल्लाह खैर करे। ये जो मामलात हैं इसी तरह से मेरा अंदाज़ा यही है कि ये चलते रहेंगे अगले 6 महीने, हो सकता है 12 महीने। डॉक्टर बारी साहब ये फरमाइएगा, ये जो जहाँ पे इख्तिताम किया है डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने, ये बड़ा एक अहम बात है कि क्या हमारे पास ऐसा कोई डेटा है जो ये बता सके कि जिनको वैक्सीन लगी पहला डोज़ कितनी उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत आई और फिर दूसरे डोज़ के बाद जो है वो कितनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत आई। अब सूरत हाल यहाँ पर ये है कि जिनको ये पहला डोज़ लगा है और उसके बाद जो 10 दिन के अंदर दूसरा डोज़ लगना है वो अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या पहला डोज़ दोबारा लगेगा? मतलब क्या आप लोगों का फीडबैक है इस पर? देखिए, पहले सवाल तो ये कि ऐसा कोई डेटा नहीं है बहुत मुदाफ़ियत का कि ये हुआ या नहीं हुआ। दूसरी अहम बात यह है कि इसके लिए जो टेस्ट होता है, जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती हैं, वो भी अभी नहीं है, शायद एक दो जगह पे अभी आया हो, तो ये आप पता नहीं कर सकते। और पहली डोज के बाद दूसरी डोज 3 हफ्ते में या 4 हफ्ते में या 5 हफ्ते में, तो वो दूसरी डोज लगेगी। एक बात समझने की है कि ये सारी वैक्सीनेशन और SOPs साथ साथ चलेंगी। वैक्सीनेशन के बावजूद भी आपको SOPs पे अमल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती। किसी की 75% है, किसी की 60% है, किसी की 90% है। तो हमको ये समझना है कि अभी इस कोविड के साथ, जैसे डॉक्टर ताहिर ने कहा कि ये साल 1.5 साल और भी पेंडेमिक इसी तरह बिहेव करता है, तो आपको उसी तरीके से SOPs के साथ और वैक्सीनेशन के साथ, मेरा अपना यही है कि जैसे आपने कहा, वैक्सीनेशन की सप्लाई को, वैक्सीन की सप्लाई को और वैक्सीन के प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जल्द अज जल्द हम लोग ज़्यादा जो है ना लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। और उसके बाद जो है ना, फिर अगर कोई वेरिएंट भी आता है तो एटलीस्ट वो ये होगा कि कोई उसके माइल्ड डिजीज होगी, क्योंकि उसके बाद भी लोग इफेक्ट होंगे। और ऐसे भी उसमें अमल करना होगा। जो सार्स आया था, अगर आपने देखे, जो सिर्फ वहीं पर रहा अपने एशिया में, तो उन लोगों ने जिस तरीके से, अब वो लोग आदी हो गए। आप अभी भी मेजॉरिटी आप चाहे ना, सिंगापुर, चाइना, ताइवान, वो लोग वैसे ही नॉर्मली मास्क पहन रहे होते हैं, ये पेंडेमिक से पहले। तो ये हमको अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा, अपने आप को इसके साथ जीना सीखना होगा। हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इस पे डॉक्टर फरीदुन साहब ये फरमाएगा कि ये भारतीय डेल्टा की जो है वेरिएंट की बड़ी बात हो रही है, और इसमें असद उमर साहब का स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी संजीदा है। संजीदा का लफ्ज़ ज़रा मैं एहतियात के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि ये तबाही का बायस जो है ये बन रहा है। तो इसके बारे में क्या, ये कितना मुख्तलिफ है पहले वाले वेरिएंट से, और क्या आप इसका कैसे एनालिसिस करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए सर, जो डेल्टा वेरिएंट्स हैं, या इसके अलावा जैसे ताहिर शमसी साहब ने ज़िक्र किया कि और वेरिएंट्स भी हैं, एक्चुअली मज़ीद वेरिएंट्स जो हैं वो आ चुके हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं। लैम्डा वेरिएंट भी है, एप्सिलॉन वेरिएंट भी है। डेल्टा वेरिएंट के अंदर एक म्यूटेशन कही जाती है। जो एप्सिलॉन है उसके अंदर 3 म्यूटेशंस देखी गई हैं। इसी तरह लैम्डा के अंदर तो काफ़ी सारी मज़ीद म्यूटेशंस भी जो हैं वो रिपोर्टेड हैं।
जो म्यूटेशंस तो आरएनए वायरसेस में रूटीन की बात होती है, लेकिन जो म्यूटेशंस ख़तरनाक तस्वर की जाती हैं वो उस वायरस के उस हिस्से की म्यूटेशंस या तब्दीली, उस हिस्से में तब्दीली की बात हम करते हैं जो हिस्सा वायरस को इंसान के अंदर इंसान को इन्फेक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। और जितना वो हिस्सा मौसर होगा उतनी ही वो वायरस तेज़ी के साथ फैलेगा। डेल्टा वेरिएंट जो है या भारतीय वेरिएंट जो है, इसके अंदर जो स्पाइक प्रोटीन है जिसके ज़रिए वायरस इंसान के फेफड़ों के सेल्स के साथ चिपकता है और बीमारी का सबब बनता है, उसमें ऐसी तब्दीली आई है कि ये ज़्यादा इसकी चिपकने की सलाहियत मज़ीद कहीं ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ये जो नॉर्मल जिसको वाइल्ड टाइप या अल्फ़ा वेरिएंट कहा जाता है उसका कहते हैं कि जी एक बंदे से 2 बंदों को ऑन एवरेज लगता है। जो डेल्टा वेरिएंट है वो एक शख्स से अमूमी तौर पे 4 लोगों को ऑन एवरेज जो है ट्रांसफ़र उसकी की एफिशिएंसी इतनी है। अच्छा, वायरसेस का और इंसान का रिश्ता समझना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें ये समझ आ जाएगी कि वायरस की अपनी साइकोलॉजी क्या है। जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक इर्तिका की जंग है कि कौन जीतेगा, कौन सरवाइव करेगा ऑन लॉन्ग टर्म। वायरसेस इंसान से पहले से मौजूद हैं इस दुनिया में। वायरस एक मेहमान होता है हमारे जिस्म के अंदर और हम उसके मेज़बान होते हैं। वायरस की जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारे जिस्म में आने का वो ये होता है कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके। तो ऐसे वायरसेस जो अपने मेहमान को ख़त्म कर देते हैं वो सक्सेसफुल वायरसेस तस्वर नहीं किए जाते। मैं आपको बात ये इसलिए समझा रहा हूँ कि ये बात आगे कहाँ तक जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल जो है एबोला वायरस, मैं इस पर आता हूँ जी डॉक्टर फरीदुल साहब, मैं आता हूँ इसके ऊपर क्योंकि इसका फिर आगे आपसे समझते हैं। लेकिन इसमें डॉक्टर ताहिर शमसी साहब आपने जहाँ पे बात का इख्तिताम किया था, देखिए गुजारिश ये है कि अगर हमारे पास ये डेटा ही नहीं है कि हम वैक्सीनेशन जो है वो कितनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर रही है, अगर हमारे पास ये भी डेटा नहीं है कि बूस्टर चाहिए या सेकंड डोज जो है उसका क्या सिलसिला है और उसमें गैप आ जाता है, तो क्या इन चीज़ों का हमारे पास जवाब है कि अगर सेकंड डोज अवेलेबल नहीं है, पहली डोज लगवा ली है, वो दैट इज़ एनफ, दैट इज़ सफिशेंट, लोग आते रहें जाते रहें, बेशक वो वक्त गुजर जाए सेकंड डोज का, वो उतना ही इफ़ेक्टिव रहेगा? कोई इस हवाले से कुछ है हमारे पास रिजल्ट्स या क्या आप इस पर कहेंगे? देखिए नदीम साहब, ये जो वैक्सीन डेवलप हुई है ना, हंगामी बुनियादों पे डेवलप की गई है और ये एक अमूमी तौर पे वैक्सीन को डेवलप करने में जितनी किस्म की स्टडीज़ जितना टाइम चाहिए होता है वो 10 साल 8 साल 12 साल का टाइम चाहिए होता है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि 1 डोज काफ़ी है, 2 डोज काफ़ी है, कम डोज काफ़ी है कि डोज बढ़ा के देखी जाए, और उसके बाद कितनों में एंटीबॉडी बन रही है, उन एंटीबॉडीज़ का के ऊपर क्या असर अंदाज, कितना असर आ रहा है, कितने अरसे तक है, कब उसका लेवल कम हो रहा है। ये तो एक हंगामी बुनियाद पे ज़रूरत को पूरा करने के लिए सिर्फ ये देख के कि हाँ जितने लोगों को वैक्सीन लगा दी गई उनमें से कितने लोग जो हैं एक सीरियस कोविड वायरस के इन्फेक्शन से बच गए, और ये इसको किसी ने 95% क्लेम किया, किसी ने 90%, किसी ने 60%, किसी ने 75%, तो ये इस्तेमाल में आनी शुरू हो गई। इस वक्त करंटली दुनिया भर में जितनी वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं वो इस वक्त इस जो आपके सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान में भी हो रहा है कि जो कैंसिनो बायो का जो हमारा ट्रायल पाकिस्तान में चला, अब उसका एक आम वो है कि जिन लोगों को कैंसिनो का एक्टिव वैक्सीन लगी थी उनको बूस्टर डोज देकर अब देखा जाएगा उनमें कि कितने लोगों में इसकी अफादियत एक डोज के बाद दूसरे डोज में कितना फ़र्क आ रहा है। तो ये सवाल का जवाब अभी किसी कंपनी के भी पास नहीं है कि उसमें पाकिस्तानी हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। दूसरी बात, आपका जो सवाल था कि अगर पहली डोज के बाद दूसरी डोज में ज़्यादा टाइम लग जाए तो क्या पहली डोज बेअसर हो जाएगी? इसमें देखिए हमारी पाकिस्तान में पहली डोज जो वायरस की ये जो वैक्सीन की लगी है फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो गया था काम। मुझे 2 फरवरी को मुझे पहली डोज लग गई
क्योंकि मैं हेल्थ के वर्कर में हूँ फ्रंट लाइन में, तो इस वजह से मुझे लगाने का मौका मिल गया। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। और ये सिर्फ 1 महीने के बाद, यानी 1 महीना पहले, सिर्फ 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को अमेरिका में शुरू की गई थी। तो हम बहुत पीछे नहीं हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ बन नहीं रही है। ये हम उस बात के ऊपर हम इन्हिसार कर रहे हैं कि दुनिया के दूसरे ममालिक में जहाँ बन रही है वहाँ से हम परचेज करें, और हमारी हुकूमत पूरी तरह कोशिश करके इसको हासिल कर रही है। और आप देख लीजिए 2 करोड़ का फिगर क्रॉस कर लिया। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा स्लो है, मैं मानता हूँ कि इसके अंदर दूसरी डोज लगाने में कुछ लोगों को टाइमली नहीं मिल रहा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और सूरत नहीं है कि कहीं के ये वैक्सीन हर एक को टाइमली दस्तयाब हो जाए। ये अमेरिका में भी हुआ था कि फर्स्ट और सेकंड डोज के दरमियान उन लोगों में शुरू के जो टाइम थे 2-3 महीने, उसके अंदर हर एक को टाइमली नहीं मिला था। लेकिन पहली डोज लगाने के बाद दूसरी डोज, चाहे वो 2 महीने के बाद दस्तयाब हो रही हो, 6 हफ्ते के बाद दस्तयाब हो रही हो, 10 हफ्ते के बाद दस्तयाब हो रही हो, लगाएं उसको, और यही समझ के लगाएं कि ये दूसरी डोज है। पहली डोज के बाद भी एंटीबॉडीज बन जाती हैं और प्रोटेक्शन मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अब इसमें डॉक्टर अब्दुल बारी साहब ये फरमाइएगा कि कराची में ये जो भारतीय डेल्टा वायरस की बात हो रही है, आप इसको कितना संजीदा देख रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन का अमल है वो एक बैरियर बन रहा है या ये कि नहीं, हमारी आबादी के एतबार से ये सिलसिला बहुत आहिस्ता है और हम फिर एक दफ़ा मुश्किल में गिरफ्तार होने जा रहे हैं? नहीं, देखिए भारतीय डेल्टा वेरिएंट जो है, ये तो हमें सबको पता है कि ये बहुत, इसकी जो है फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है, और अल्लाह ना करे कि वो सूरत हाल हो जो कि भारत में रहा है। कुछ पहले यहाँ भी आए हैं, लेकिन अभी तक तो वो इशू नहीं आ रहा है, लेकिन ये अभी जो फैलना शुरू हुआ है ना, इसलिए मैंने ये कहा कि इसमें हर चीज में सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। जब तक वैक्सीनेशन, देखें सप्लाई चेन के इश्यूज हैं, आप अपने पैसे ले रहे हैं, पैसे होने के बावजूद भी आप ऑर्डर भी कर दें, आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया की डिमांड है ना, हर एक। देखिए कनाडा में बहुत लेट शुरू हुआ, जबकि वो सबसे अमीर तरीन मुल्क है, और उनको वो फाइजर अमेरिका दे नहीं रहा था। तो ये एक बेसिकली, इसलिए ये इसका जब हमें पता है कि ये बहुत तेजी से फैलता है, वैक्सीनेशन की एक मैक्सिमम अपने एफर्ट के बावजूद भी एक जो सप्लाईज आ रही है वो एक लिमिटेड है, तो हमें फिर दोनों चीजों को बैलेंस लेके चलना होगा। एहतियाती तदाबीर को जो है ना वो तो जारी रखना होगा, जो वैक्सीनेटेड लोग भी हों उनको भी, और जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं उनको भी। तो अपनी SOPs पे अमल करना वो सबसे पहली शर्त है, और डेफिनेटली कोशिश ये करनी चाहिए कि वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, सप्लाईज को इम्प्रूव किया जाए, जो कि कर रही होगी हुकूमत और कर भी रही है। तो जैसे कि हर सूबाई हुकूमत भी कह रही है कि हम भी पैसे लगाना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि वहाँ से सप्लाई आए तो फिर हमको मिले। करें। अच्छा, इसमें डॉक्टर फरीदुन साहब ये फरमाइएगा कि आप कितना ख़तरा समझते हैं भारतीय डेल्टा वेरिएंट जो है, क्योंकि अभी तक तो कराची के अंदर वो बात कर रहे हैं, और लेकिन जाहिर है कि वो कह रहे हैं कि उतना रेगुलरली इसका टेस्ट नहीं हो सकता, और ये नहीं पता कि और कितना इसका फैलाव जो है वो हो चुका है। ये कितना सीरियस इशू है? देखिए, आपने एक बात और भी नोट की होगी कि कोरोना पेशेंट्स की तादाद, पॉजिटिविटी रेट तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन फॉर्चुनेटली डेथ रेट हमारा अभी उस तरह से नहीं इंक्रीज़ हो रहा प्रोपोर्शनेटली, बल्कि इट इज़ फेयरली लो कंपेयर टू व्हाट वी हैड सम टाइम बैक। मैं इसमें थोड़ी सी ज़रा कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा, अगर हमारे पास टाइम हो। देखिए, ये एक इर्तिका की जंग है। वायरस ने अपने आप को तब्दील करना है और हमने अपने आप को तब्दील करना है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जो वायरसेस की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि वो अपने मेज़बान, अपने होस्ट जो कि हम हैं इंसान, उनको कम से कम नुकसान पहुँचाए और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा देर रहे, क्योंकि जितनी देर वायरस एक इंसान में रहता है उतना उसको फैलने का मौका मिलता है। जो फॉर एग्ज़ाम्पल एबोला वायरस है, वो उसकी डेथ रेशो 25 to 90% जिन लोगों को होता है वो उनका इंतकाल हो जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा एबोला ऐसे नहीं फैला। ये वायरसेस ने भी अपनी एक स्ट्रेटजी के साथ अपने सर्वाइवल की जंग लड़नी है। ये अभी तो डेल्टा वेरिएंट आया, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, और वेरिएंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो गए हैं।
डेल्टा वेरिएंट कैन बी वेरी डेंजरस डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। भारत में तो ऑफ कोर्स जैसे कि हमने देखा इसने डॉक्टर फरीदुन साहब, मैं आपके पास वापस आऊँगा, यहीं से शुरू करेंगे, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। डॉक्टर फरीदुन साहब, आप जो बात कर रहे थे ज़रा उसको पहले मुकम्मल कर ले इस डेल्टा वेरिएंट के हवाले से। देखिए, हम दो बातें हैं। एक तो हमने जब ये लहर की बात करते हैं, वेव्स बेसिकली जो है डिजीज़ इज़ देयर। जब हम SOPs स्ट्रिक्ट कर देते हैं तो जो है तादाद हमारी पेशेंट्स की कम हो जाती है। अब जो डेल्टा वेरिएंट जो आया है, इट हैज़ अ ग्रेटर पोटेंशियल टू स्प्रेड एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा वेरिएंट, जो पुराना कोरोना वायरस था। तो इसकी अगर एबिलिटी ज़्यादा है और हम SOPs को फॉलो नहीं करते तो ऑफ कोर्स ये बहुत इसका जो है काफ़ी फैलाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। देखिए, वैक्सीन्स की मैं यहाँ पे एक अर्ज़ करता चलूँ, अभी तक कोई लॉन्ग टर्म डेटा जो है वो नहीं अवेलेबल कोरोना पे, बल्कि जो लॉन्ग टर्म डेटा इस किस्म के और वायरसेस के ऊपर है कि वैक्सीन इज़ अ वेरी गुड शॉर्ट टर्म रेमेडी फॉर दिस डिज़ीज़। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या ये जैसे जैसे वेरिएंट्स इवॉल्व होते जा रहे हैं, क्या ये वैक्सीन भी उसी तरह प्रोटेक्शन दे सकेगी जिस तरह से ये फ़िलहाल करंट वेरिएंट्स के ख़िलाफ़ दे रही है? अभी तो ये भी मुकम्मल तौर पे हतमी तौर पे मालूम नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट के ख़िलाफ़ ये कितनी मौसर है। कुछ स्टडीज़ क्लेम करती हैं कि ये वैक्सीन कैन प्रोटेक्ट, अदर्स क्लेम अदरवाइज। सो ये हमें लॉन्ग टर्म में जाके देखना पड़ेगा कि डेल्टा वेरिएंट का वैक्सीनेशन के साथ क्या लिंक बन रहा है, स्पेशली इन आवर कंट्री। अब इसमें डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ये फरमाइएगा कि फिर ऑप्शंस क्या हैं। देखिए, हम जाहिर है कि हमारी इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा बंदिशें भी नहीं लगा सकते। ऑलरेडी हालात बहुत दिगरगू हैं। जहाँ तक एहतियात का ताल्लुक़ है, हमारी कौम के अंदर उतनी सेंसिटिविटी भी नहीं है उस हवाले से, और वो एहतियात जो है वो इस तरह नहीं की जा रही है। टूरिज़म ओपन हुआ तो सारी दुनिया चल पड़ी, अब उसके असरात जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। वैक्सीन का हमारे पास कोई डेटा नहीं है, ऊपर से ये भारतीय वेरिएंट की अब बात शुरू हो गई है, इसका फैलाव जो है उसकी बात हो रही है। तो अगर ये सारी चीज़ें मिला ली जाएं तो आइंदा आने वाले हफ्ते और महीने क्या असेसमेंट है आपकी? देखिए, ये चौथी स्पाइक हम देख रहे हैं और ये हमारे यहाँ कभी ज़ीरो पे पहुँचा ही नहीं। लेस देन 1% भी कभी नहीं हुआ पिछले साल मार्च से लेकर अब तक। तो ये चौथी स्पाइक शुरू हो गई है, बिल्कुल हमें सबको नज़र आ रही है। और दूसरी अहम बात इसके अंदर जो मेरे जो कॉलीग्स हैं उन्होंने भी पॉइंट आउट की, और ख़ास तौर पे डॉक्टर फरीदून ने, कि इसकी जो केस फैटेलिटी रेट है ना बहुत लो है। इबोला की तरह नहीं है कि 25% से 90% लोग इबोला होने के बाद इंतकाल कर जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें ऐसा नज़र नहीं आया। और साथ साथ एक और अहम फैक्टर है कि पिछले साल जितनी फर्टिलिटीज़ थी, जिस हद तक भी थी, वो ICU में जाने के बाद पेशेंट की वापसी तकरीबन 20-22% से ज़्यादा लोगों की नहीं होती थी। 80% लोग इंतकाल कर जाते थे। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल है। सवाल ये है कि देखें, इस वक्त डॉक्टर फैसल सुल्तान भी कह रहे हैं, असद उमर भी कह रहे हैं कि जो लोगों की तादाद है अस्पतालों के अंदर सीरियस की, उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। और ये ना भूलें कि हम 100 की एवरेज पे थे, ये बंदिशें लगीं, कुछ रुकावटें आईं तो उसमें कमी आई है। तो क्या उस बुनियाद के ऊपर हम ये बात कह रहे हैं कि इसका वो अमवात की शरह नहीं है? उसकी वह के टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जो आपके पास रिपोर्ट हो रहे हैं और जो फर्टिलिटी है वो 1% के आसपास है, और शुरू से ऐसे ही रहा है। बल्कि अब इस वक्त तो अगर आप देखें तो निस्बतन कम ही हुई है। तो इस वजह से कि हम 1 साल के दौरान, 1.5 साल के दौरान हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है कि इस किस्म के मरीज़ों को हम हैंडल कैसे करें, किस किस्म की सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करें। देखिए, अभी भी कोई एंटीवायरल दवा नहीं है
कि जो कुछ भी किया जा रहा है इन मरीज़ों के साथ वो सपोर्टिव केयर ही है जो कि दी जा रही है। तो एक तो इस वजह से ये होगा ही है, जैसे अभी अब्दुल बारी साहब ने कहा कि वैक्सीनेशन SOP को फॉलो करना, मास्क लगाना और सैनिटाइज करना आज भी डे 1 की तरह से। मेरे पास डॉक्टर ताहिर साहब बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। डॉक्टर बारी साहब एक आधा मिनट ही है, तो कुछ आपको कुछ डॉक्टर फरीदुन को ये फरमा दीजिए कि आप क्या असेस कर रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर, और सिंध की सूरत हाल तो काफ़ी तशवीशनाक है। जी बिल्कुल, इसमें बस मेरा यही है, सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि मेरे खुदा के लिए जो SOPs पे अमल करें, SOPs पे अमल करें। वैक्सीनेशन जो लोग नहीं करवा रहे, खुदा रहा वैक्सीनेशन कराएं। अभी मौजूद है वैक्सीन, ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन की सप्लाईज नहीं है, क्योंकि ये करवा लें तो इंशाल्लाह फिर हम इस वेव से भी गुजर जाएंगे जैसे पिछली वेव से गुजरे। डॉक्टर फरीदुन साहब, लास्ट वर्ड का आप क्या कहते हैं? मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अल्टीमेटली इंशाल्लाह इक्विलिब्रियम विल बी रीच्ड, जिसके अंदर जो है हम और वायरसेस हम दोनों ने इकट्ठे रहना है। एक इक्विलिब्रियम इंशाल्लाह जल्द इस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसमें जो हमारी डेथ रेट, वी विल लर्न हाउ टू सर्वाइव विद दिस वायरस। दैट्स व्हाट आई थिंक इन द लॉन्ग टर्म। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीदुन साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।